विश्वविद्यालय कोई ऐसी जगह नहीं है जहां केवल भव्य और विशाल इमारतें हों। विश्वविद्यालय एक विचार है, एक ऐसा विचार जहां समाज की बेहतरी के लिए दूसरे विचारों पर चर्चा होती है, नए विचार गढ़े जाते हैं और पुराने विचार पीछे छोड़े जाते हैं। विश्वविद्यालय में ऐसे विचारों पर भी चर्चा होती है जो शायद आमतौर पर आपत्तिजनक माने जाएं। आपत्तिजनक विचारों पर चर्चा इसलिए भी जरूरी होती है ताकि आधुनिकता के पैमाने पर तौलकर यह तय किया जा सके कि क्या ये विचार सच में आपत्तिजनक हैं। मसलन LGBTQ समूह के अधिकारों की बातें एक जमाने में आपत्तिजनक लगती थी, महिलाओं के अधिकारों की बातें भी एक जमाने में आपत्तिजनक लगती थी, लेकिन आज ये सभ्य समाज की एक प्रमुख निशानी है। बात विश्वविद्यालय से शुरू हुई तो हमारे देश में कई सारे विश्वविद्यालय हैं। इनमें एक नाम प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय का है। यहाँ से निकले लोगों ने देश और समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। फिलहाल ये विश्वविद्यालय कुछ अलग कारणों की वजह से चर्चा में है। दरअसल यहाँ के अंग्रेजी ऑनर्स ग्रेजुएशन कोर्स से कुछ लेखिकाओं के नाम हटा दिए गए हैं। ये लेखिकाएं कोई मामूली लेखिकाएं नहीं हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेश में इनका खूब नाम है। कौन है ये लेखिकाएं, इनके लेखन को क्या कहकर हटाया गया है, इस फैसले का समर्थन और विरोध करने वालों का क्या कहना है, क्या देश और संस्कृति के नाम पर एक खास तरह की राजनीतिक विचारधारा सिलेबस में थोपी जा रही है, क्या महिलाओं, दलितों और आदिवासियों की आवाज को दबाया जा रहा है, सब बताएंगे आपको आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। अभी जिन लेखिकाओं की हम बात कर रहे थे उनके नाम हैं महाश्वेता देवी, बामा और सुकीर्ता रानी। इनके लेखन को सिलेबस से हटाने के बाद से ही इस फैसले का विरोध और समर्थन दोनों हो रहा है। ताज़ा अपडेट में यह है कि करीब 1100 टीचर्स और एकेडमिक्स ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। इनमें एकेडमिक्स में रोमिला थापर, जयति घोष, पेरुमल मुरुगन, उर्वशी बुटालिया जैसे स्थापित नाम शामिल हैं। इस पत्र में इन 3 लेखिकाओं के काम को वापस से सिलेबस में शामिल करने की बात कही गई है। पत्र में कहा गया है कि तीनों लेखिकाओं का लेखन समाज की अलग अलग रूपरेखा के बारे में समझ विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता ने कहा था कि लेखिकाओं के काम को हटाने का फैसला सर्वसम्मति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पालन के बाद हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि सिलेबस में ऐसे लेखन को जगह नहीं मिलनी चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हों, क्योंकि विश्वविद्यालय का काम एक समावेशी समाज का निर्माण करना है। डॉक्टर विकास गुप्ता ने इन 3 लेखिकाओं के काम को आपत्तिजनक भी बताया। दूसरी तरफ कई शिक्षकों ने उनके इस बयान का विरोध किया, खासकर इस बात का कि लेखिकाओं के काम को हटाने का फैसला सर्वसम्मति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लिया गया। अगर इन लेखिकाओं की बात करें तो महाश्वेता देवी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका जन्म अविभाजित बंगाल के ढाका में 1926 में हुआ था। 40 के दशक में वे बंगाल कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रभावित हुई और फिर लगातार अपने लेखन के जरिए वो दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने लगी। साहित्य और समाज में उनके योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, मसलन साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, पद्म विभूषण और मैग्सेसे पुरस्कार। बामा और सुकीर्ता रानी तमिल दलित लेखक हैं जिन्होंने अपने लेखन के जरिए दलित समाज की स्त्रियों की पीड़ा और संघर्ष को रेखांकित किया है। महाश्वेता देवी की जिस कहानी को सिलेबस से हटाया गया है उसका शीर्षक है द्रौपदी। ये बंगाल की पृष्ठभूमि पर आधारित एक लघु कथा है। यह एक 27 साल की आदिवासी युवती द्रौपदी के दृढ़ निश्चय की कहानी है जो पेट्रियार्की, बलात्कार और यौन शोषण के खिलाफ लड़ती है और अंत में इस संघर्ष का प्रतीक बन जाती है। द्रौपदी के गांव के जमींदारों ने पानी के स्रोतों पर कब्जा कर रखा होता है। गांव के सभी लोगों को पानी मिले इसके लिए द्रौपदी उन जमींदारों से लड़ती है। गांव के जमींदार सरकार से मदद लेते हैं। सरकार के आदेश पर काम करने वाले सिपाही द्रौपदी को पकड़ने के मिशन पर भेज दिए जाते हैं। ये सिपाही द्रौपदी को पकड़ लेते हैं, उसका बलात्कार करते हैं और फिर उससे कपड़े पहनने को कहते हैं, लेकिन द्रौपदी कपड़े पहनने से इनकार कर देती है, सभी कपड़ों को फाड़कर फेंक देती है। द्रौपदी बिना कपड़े पहने अधिकारी के सामने चली जाती है। वो सवाल पूछती है कि आखिर वो कपड़े क्यों पहने और वहां ऐसा कौन सा इंसान मौजूद है जिससे वो शर्म करे। द्रौपदी के इस सवाल का जवाब ना तो अधिकारी के पास होता है ना ही सिपाहियों के पास। सबके सब शांत पड़ जाते हैं। इस तरह से द्रौपदी का शरीर तमाम तरह की यातनाएं सहकर भी हार न मानने के बजाय जीत का प्रतीक बनता है। इसी तरह तमिल दलित लेखिका बामा की आत्मकथा कुरुक्कू को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। 1992 में प्रकाशित हुई ये किताब कई भाषाओं में अनुवादित की जा चुकी है। इस किताब का एक अगला भाग है, उसका शीर्षक संगति है, इसे भी सिलेबस से हटा दिया गया है। ये दोनों ही किताबें तमिलनाडु के समाज में एक ईसाई दलित महिला के संघर्ष की कहानी कहती हैं।
सुकीर्ता रानी की भी 2 रचनाओं कैमारू और एन ऊडल को सिलेबस से हटा दिया गया है। ये दोनों रचनाएं भी कमोबेश दलित महिलाओं के संघर्ष के बारे में हैं। कैमारू में तो मैनुअल स्कैवेंजिंग के दंश का बेहद ही पीड़ादायक चित्रण किया गया है। अपनी रचनाओं को सिलेबस से हटा देने पर बामा और सुकीर्ता रानी की प्रतिक्रिया भी आई है। द हिंदू से हुई बातचीत में सुकीर्ता ने इस कदम को अप्रत्याशित नहीं बताया। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार के आने के बाद ही प्रगतिशील लेखकों पर अंकुश लगाए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ऐसे में ये तो होना ही था। दूसरी तरफ बामा ने भी इस कदम को सरकार के इशारे पर उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 2000 सालों से दलित समाज और महिलाओं के ऊपर जुल्म किया गया। जब हमने पढ़ना लिखना सीखा और अपनी बात रखना सीखा तो अब हमें फिर से दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार हमें जितना दबाएगी हम उतनी ही तीव्रता से प्रतिक्रिया देंगे। सरकार हमारा गला दबाएगी तो हम चिल्लाएंगे। बामा ने कहा कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले से दुखी नहीं है, लेकिन गुस्सा है और ये गुस्सा उनके आगे के काम में दिखाई देगा। इन लेखिकाओं के काम को सिलेबस से हटाने का फैसला ओवरसाइट कमेटी की अनुशंसा पर लिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस तरह की कमेटी पहले नहीं होती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर योगेश त्यागी ने अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये कमेटी बनाई थी। इस कमेटी पर जब मनमाने तरीके से काम करने के आरोप लगे तो इसके अध्यक्ष एम.के. पंडित की प्रतिक्रिया आई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पंडित ने कहा कि अलग अलग लेखकों को लेखन को सिलेबस से हटाना और शामिल करना बना रहता है, ऐसे में इस पर हंगामा नहीं होना चाहिए। इस फैसले का विरोध करने वालों ने यह भी आरोप लगाया कि इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर सिलेबस में बदलाव पर सहमति देने का दबाव बनाया गया। बाद में एचओडी ने भी बताया कि उन्होंने बदलाव को इसलिए मंजूरी दी क्योंकि सिलेबस को रोक लिया गया था। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी विचारधारा से वास्ता रखने वाले शिक्षकों का समूह नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट यानी एनडीटीएफ इस फैसले का समर्थन कर रहा है और इस समूह और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की भाषा एक जैसी ही है, जाहिर है। ऐसे में हमारे साथी नीरज ने एनडीटीएफ की एक सदस्य से कुछ जरूरी सवाल पूछे। उन्होंने हमें जो बताया सुनिए। जो पेपर यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से 30% तक बदले जा सकते हैं, उनको इन्होंने 100% बदल दिया, कई पेपर ही खत्म कर दिए। तो उस वजह से ओवरसाइट कमेटी बनी। तो ये समझना जरूरी है कि पास क्यों नहीं हो पा रहा था। फिर उसमें जो जो कंटेंट था काफी कुछ आपत्तिजनक था। मैं उसमें से बहुत कुछ कोट कर सकती हूँ। जैसे घूंघट को ये बता रहे हैं कि एक हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं वो गलत हैं, लेकिन जो बुर्का है, हिजाब है, वो द एनेबलिंग गारमेंट है। तो ये पढ़ा रहे थे, ये पढ़ाना चाह रहे थे। इसी तरह से बहुत कुछ एजेंडा से प्रेरित बहुत कुछ सिलेबस में डाला गया था और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पेपर हटाकर और उसकी जगह दूसरा पेपर ही बदल दिया। मतलब इतनी धांधली, इतना कुछ हो रहा है। और आज भी अगर आप सिलेबस उठा के देख लें, मैं इस सिलेबस को पढ़ाती हूँ और मैं कह सकती हूँ कि 75% सिलेबस जो है मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रेरित। ये एक अकादमिक विषय भी है, क्योंकि जो कुछ भी चेंज हुआ है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ने किया है। क्या वो एक्सपर्ट नहीं है? उन्होंने चेंज किया। और जहां तक कि आप दलित साहित्य की बात कर रहे हैं, जो जिस पेपर में से कुछ बदलाव किया गया है वो पेपर दलित साहित्य का है ही नहीं, वो कास्ट से जुड़ा हुआ पेपर ही नहीं है, वो तो विमेन राइटिंग का पेपर है। कास्ट पर एक स्पेशल पेपर लाया गया है, मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर 16 नए ऑथर जोड़े गए हैं। और महाश्वेता देवी की तो हम दो और वर्क्स को, बियॉन्ड है एक उनका ड्रामा, और द बाय बाय गर्ल है, वो हम अभी भी पढ़ा रहे हैं। बामा को अभी भी हम पढ़ा रहे हैं। सुकीर्ता रानी कभी हमारे सिलेबस में थी ही नहीं। तो उनकी जगह पर अगर बेगम रुकैया, जो कि 20वीं शताब्दी के आरंभ की मुस्लिम नारीवादी एक महिला है, लेखिका है, उनकी कहानी सुल्ताना's ड्रीम, वो अगर लगा कि वो डाली जानी चाहिए तो डाली गई है, तो उसमें किसी को आपत्ति क्या है? एक ऐसी महिला को उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उसको शामिल किया गया है जो कि सीमांत वर्ग से आती है, मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती है, वो महिलाओं में विज्ञान की और सारी विकास की बात कर रही है। तो वो इनको उसको क्यों नहीं कोई कह रहा कि ये तो बहुत ही प्रशंसनीय काम है। और बामा जो है इस पेपर में नहीं है, लेकिन एक दूसरे पेपर में है। महाश्वेता देवी 2 पेपरों में अभी भी।
विश्वविद्यालय की कमिटी अपने विचार भी ना रखे। ये तो एक तरह से यूं कहे कि कोई दूसरा बोलेगा तो उसको वहीं बिठा दिया जाएगा। मतलब इन्होंने जो सिलेबस बना के रखा, अप्रूव तो नहीं हुआ था, और अप्रूव होने से पहले अगर कमेटी को लगा कि कोई चीज इसमें से और अच्छी हो सकती है, वो कर दी, तो गलत क्या हो गया? एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सब कुछ हुआ है, तो छात्रों के तो सामने है ना सब कुछ। और एक एकेडमिक मुद्दे को इस तरह से सोशल मीडिया से प्रेशर, ऐसा प्रेशर, वैसा प्रेशर भी करके क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब असली मुद्दे तक बात ही ना पहुंचे, ये लोग उसको एक एजेंडा के तहत शोर मचा रहे हैं। और आदत हो गई है ये, खास तौर से जो लेफ्ट लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल, कहते हैं खुद को लिबरल, और फासिस्ट हैं, दूसरे व्यक्ति को बोलने तक नहीं देते। तो ये किस तरह का बौद्धिक आतंकवाद चल रहा है विश्वविद्यालयों में कि दूसरे की आवाज को बिल्कुल दबा कर रख देते हैं। और अगर इन्होंने बनाकर किसी ने सिलेबस दिया, ऊपर की कमेटी ने बाकी सारा अप्रूव कर दिया, एक दो वर्क्स को। मतलब आप ये सोचिए कि 40 पेपर अगर पास कर दिए, पूरे 40 पेपर, जिसमें से 10-10, 12-12, 15-15 एक के अंदर ऑथर हैं, तो एक के अंदर अगर इतना मामूली सा परिवर्तन हुआ तो उस पर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? जबकि कास्ट एंड लिटरेचर का जो इन्होंने पेपर बनाया है, मैं इसको आगे, इसको अभी ये विषय नहीं है आपका, नहीं तो मैं एक एक पेपर पर जाकर बता सकती हूँ कि किसमें क्या कमियां, फिर भी पास हो गया है, लेकिन हम इसको अप्रूव करते हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ने कहा हम पढ़ाएंगे। इस फैसले का विरोध करने वालों के विचार जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की सदस्य और मिरांडा हाउस की प्रोफेसर आभा देव से बात की। हमने उनसे भी कुछ जरूरी सवाल पूछे, सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिए। हमें ये देखना होगा कि कोर्स सिलेबस कैसे बनाया जाता है। एक जनरल बॉडी मीटिंग होती है डिपार्टमेंट में, और वहाँ से अलग अलग कोर्स के लिए ग्रुप ऑफ टीचर्स शामिल किए जाते हैं, और फिर डिपार्टमेंट जो है इसका गठन करता है, कोर्स का गठन करता है। और जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है उसमें लगभग 1000 टीचर हैं, तो उनके इन्वॉल्वमेंट से ये कोर्स बनाया गया। कमेटी ऑफ कोर्सेज डिपार्टमेंट लेवल जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमारे जो रूल बुक है उसके हिसाब से उसका सबसे बड़ा हक होता है कि वो कोर्स बनाए। उसके बाद वो आगे की कमिटीज पे जाता है, फैकल्टी पे और एकेडमिक काउंसिल तक पहुंचता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो स्वायत्ता है डिपार्टमेंट की अपने कोर्स को बनाने के लिए, उसमें रिगर डालने के लिए, एक क्रिटिकल थिंकिंग ऐसा और लिटरेचर का कोर्स है, वो विचार को पैदा करे, एक बातचीत के माहौल को पैदा करे। ये सारी चीजों को देखते हुए अंग्रेजी डिपार्टमेंट के टीचर्स ने जो बेहतरीन समझा अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने सब्जेक्ट के लिए, इस तरीके का कोर्स उन्होंने बनाया। इसके ऊपर अगर क्योंकि कुछ लोगों का हर्ट सेंटिमेंट चल रहा है या जो है, उसकी वजह से एक ओवरसाइट कमेटी बिठा दी जाती है। तो ये जो दिक्कत चल रही है वो 2019 से चल रही है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एबीवीपी जब ये कोर्स रिवीजन हो रहे थे 2019 में सारे सब्जेक्ट्स के, तो एबीवीपी वाइस चांसलर दफ्तर में घुसकर उसने कोशिश की कि वो काउंसिल हॉल के अंदर घुसे, और वो ये कह रहा था कि जिन टीचर्स ने ये सिलेबस बनाया उनको हमारे हवाले करो। और किस तरीके से उस समय प्रोफेसर्स को बचाकर एक तरीके से यूनिवर्सिटी को ले जाना पड़ा। तो ये तब से ये चल रहा है, और एक मैं समझती हूँ कि प्रशासन जो है एक समझौता कर रहा है इस तरीके के एलिमेंट्स के साथ, और जो स्वायत्ता है डिपार्टमेंट उसके साथ खड़े होने की बजाय यूनिवर्सिटी के ही स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके के हर्ट सेंटिमेंट को अंदर अकोमोडेट किया जाए, इसको कोर्सेज को उसके आधार पे बदला जाए। तो एक तरीके से जहां इंक्लूजन की बात होनी चाहिए, जहां पर रिप्रेजेंटेशन की बात होनी चाहिए, ऐसा कोर्स सिलेबस हो, उसका क्या वो वैचारिक हो के नहीं, ये सब सवाल की बजाय हम जो सवाल हैं, जो जिन सवालों के आधार पे कोर्स को बदलने की कोशिश हो रही है, वो सवालों के आधार ही गलत है। तो मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय को अपने डिपार्टमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए। लगभग 1000 टीचर्स का डिपार्टमेंट ने मिलकर समझकर एक कोर्स का गठन किया है, और वो स्टूडेंट्स और उसके डिसिप्लिन को बेहतरीन बनाने के लिए है। किस देशद्रोही ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा?
किस देशद्रोही ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उसने कहा कि एजुकेशन जो है पब्लिक गुड है। वो एजुकेशन पब्लिक गुड क्यों है? क्योंकि वो एक इंडिविजुअल के राइट्स की बात नहीं है, ये तो बात है ही कि लाइवलीहुड के लिए और डिग्निटी ऑफ लाइफ के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, पर एजुकेशन को डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, भारत की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना गया ना। हम जब ये कहते हैं कि वो हमारे लोकतंत्र को बचाएगा, लोकतंत्र को मजबूत करेगा, तो वो तभी हो सकता है जब हम अपने देश के अन्य अन्य कोनों से जो लोग हैं उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी तकलीफों के बारे में पढ़ें, लिखें, उनसे कनेक्शन बनाएं। आज के दिन में जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 50% जो बच्चे हैं वो मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं, SC ST OBC EWS और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, वो यूनिवर्सिटीज में पहुंच के रोल मॉडल्स को देखना चाहते हैं। जो लिटरेचर दलित लिटरेचर है या ट्राइबल्स के बारे में है, वो आपको पढ़ाने में क्यों गुरेज होना चाहिए? वो तो स्टूडेंट्स को आगे जाके इंस्पायर करेगा। ऐसे ही जो दलित राइटर्स, ये देखिए इस तरीके से है जो आज ये कह रहे हैं कि आप टुकड़ा करना चाहते हैं, अगर आप देखेंगे कि उनके क्या विचार हैं और वो किन विचारों को लेकर आगे जाना चाहते हैं, तो वो देश के सामने है। और वो चाहते हैं कि कास्ट सिस्टम इस तरीके से बना रहे कि हम एक्नॉलेज ना करें कि औरतों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हम डोमेस्टिक वायलेंस को एक्नॉलेज ना करें, हम दलितों के साथ जो हो रहा है उसको ना एक्नॉलेज करें, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है, आज भी मलमूत्र उठाने के लिए, गटर को साफ करने के लिए जो उसके अंदर जाना पड़ता है जिन लोगों के लिए, उनके लिए लिखी हुई चीजों को ना देखें। तो मैं ये समझती हूँ कि वो एक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और मैं समझती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ही उस व्यवस्था को ललकार रहा है। कि देश के लिए ये बहुत दुख की बात होगी कि हम अगर नॉलेज प्रोडक्शन करके नॉलेज में एक विस्तार चाहते हैं, तो हमें जितना भी अलग अलग विचार हैं और अलग अलग जगह से लिखे हुए लिटरेचर को जब तक पढ़ेंगे नहीं, उसकी और जो समाज की दिक्कतें हैं उनको देखेंगे नहीं, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो समाज का परिवर्तन कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि एजुकेशन का जो तरीका है वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है, और सोसाइटी में जो हम ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एक प्रोग्रेसिव या बेहतरीन समाज चाहते हैं, वो एजुकेशन के तौर पे ही आ सकता है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कितने आसानी से लोगों के ऊपर एंटी नेशनल और नेशनल का लेबल लगाया जाता है। ये हमें देखना है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे पढ़ाया जा रहा है या नहीं। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे टीचर्स वही काम कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको मैंडेट दे रहा है। आपने इस मुद्दे से जुड़े सभी पक्ष सुने। अब हम आखिर में एक बात आपसे कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कि शिक्षण संस्थानों को राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। राजनीति जरूरी है, लेकिन ऐसी राजनीति जरूरी है जिसमें विरोधियों को भी सम्मान दिया जाए। एक बाग में केवल एक ही तरह के फूल हो तो वो बाग सुंदर नहीं लगता है। बाग की सुंदरता अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फूलों से होती है। यही बात समाज के लिए भी सच है। हमें इस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृति के लोगों के बीच सामंजस्य बैठ सके और वो सब एक साथ मिलकर रहे। हमारा मानना है कि विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह के विचार और किताब पर रोक नहीं लगानी चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी विचारधारा के क्यों न हो। और ये मामला तो साहित्य से जुड़ा है। अच्छा साहित्य लोगों के पूर्वाग्रहों को तोड़ता है, समझ पर जमी हुई काई को हटाता है। अच्छे साहित्य का उद्देश्य समाज की बेहतरी और उसे उत्तरोत्तर उदार और समावेशी बनाना होता है। यह हमें समाज की सच्चाइयों को समझने के लिए एक साफ नजरिया देता है। ये शोषितों का सशक्तिकरण करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन को इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि रेप पीड़िता की पीड़ा से समाज को अवगत कराना शर्मनाक नहीं है, शर्मनाक है तो उसका रेप होना। इसी तरह यह भी समझना होगा कि पिछली सदी में इंसानों को अंतरिक्ष भेज देने के बाद भी मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी दूसरों का मल ढोना, मैला ढोना जैसी प्रथा हमारे समाज पर धब्बा है, और इसके बारे में छात्रों को पढ़ाए जाने से समाज टूटता नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय को यह भी समझना होगा कि देश, समाज और मुख्यधारा किसी एक प्रभावशाली वर्ग की बपौती नहीं है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसमें हिस्सा लेना है। उन्हें इस हिस्से से वंचित रखकर किसी तरह का राष्ट्र निर्माण नहीं किया जा सकता।
ये था हमारा आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमें theordinaryshow@gmail.com आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। सभी अकाउंट्स की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।